देखिए, कल हम लोग भारत में राष्ट्रवाद यहां तक पढ़ लिए थे। चंद्रशेखर आजाद 1930 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरेंगे इसका वादा किया था। भारतीय किसी वैसे व्यक्ति ने, है ना, जो चंद्रशेखर आजाद का विरोधी था, है ना, वह सूचना दे दिया था अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों का दलाल था, वैसे भारतीयों ने दे दिया था सूचना, जिसकी वजह से अंग्रेज चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहीं पर बहुत सारी गोलीबारी होती है। और उस गोलीबारी में जब एक गोली इनके पास बचता है ना, तो एक गोली अपने भेजे में क्या कर लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद मार लेते हैं और इस प्रकार से जो है चंद्रशेखर आजाद का अंत हो जाता है। अब देख लीजिए आगे, बढ़िया से आगे क्या देख लीजिएगा। अब यहां पर 1928 में इस मैटर को समझिए। 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, बढ़िया से इसको समझिएगा कि मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जिनका नाम था क्या चीज, मोतीलाल नेहरू। देखिए ध्यान से, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में अधिराज्य का मांग किए थे। अधिराज्य बोले तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमिनियन स्टेट्स का। क्या चीज का मांग किए थे, डोमिनियन स्टेट्स का, डोमिनियन स्टेट्स का, स्टेट्स का। डोमिनियन स्टेट्स बोले तो अधिराज्य, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अधिराज्य। अधिराज्य के मतलब आधा राज्य। आधा राज्य अंग्रेज उस पर शासन करे और कुछ राज्यों पर हम लोगों का, भारतीयों का भी शासन रहे, हम लोगों का भी नियम कानून रहे। इसी को हम लोग बोले थे क्या चीज, डोमिनियन स्टेट्स या अधिराज्य बोलते हैं। ये उस समय अधिकारी था, अंग्रेजों का जो अधिकारी था, ऑफिसर था, उस ऑफिसर का नाम था, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, बर्डेन हेड। क्या नाम था, बर्डेन हेड। ऑफिसर कौन था, बर्डेन, बर्डेन हेड, है ना। बर्डेन हेड के पास इन लोगों ने अपनी बात को रखा कि हम लोगों को भी, है ना, भारत में शासन करने के लिए कुछ जगहों पर आप कीजिए, कुछ जगहों पर हम शासन करेंगे। तो बर्डेन हेड ने कहा कि भारतीयों को इतना नॉलेज कहाँ है कि वो अपना संविधान बना सके, है कि नहीं। आप लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि आप लोग जो है से अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात ना। मोतीलाल नेहरू ने इस बात को बड़े हृदय पर ले लिया था और बर्डेन हेड ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप राज्य चला सकते हैं तो एक काम कीजिए, आप लोग हमको, है ना, प्रारूप बना करके दीजिए कि आप कैसे राज्य चलाइएगा, कैसे देश चलाइएगा, और आपका माने ये रहेगा तो हम आपको आधा राज्य दे देंगे। बवारगी में ये जो है से बर्डेन हेड इस बात को कह दिया, समझे कि नहीं। और आप जो प्रारूप बना करके दीजिएगा संविधान का देश चलाने के लिए, अगर ये बातें, इसका कोई विरोध अगर नहीं करता है तो हम आपको आधा राज्य देंगे चलाने के लिए, समझे कि नहीं। विरोध नहीं होना चाहिए, प्रारूप बढ़िया होना चाहिए, समझे कि नहीं। यह बात किसने कहा था, यह बात डोमिनियन स्टेट्स ने, बर्डेन हेड ने कहा था कि आप लोग अपना संविधान बनाइए। उसी समय क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू ने, किसने, मोतीलाल नेहरू ने संविधान का प्रारूप तैयार किया 1928 ईस्वी में। संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जिसको क्या बोला जाता है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है से सौंपते हैं, है ना, अपना जो लिख करके जो है से उसको सौंपते हैं। सौंपने की स्थिति में यह होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, है ना, कौन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। इस संविधान का विरोध कर देता है, इस नेहरू रिपोर्ट को क्या कर देता है, विरोध कर देता है, समझे कि नहीं। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी अपना संविधान लिख करके जो है किसको दे देता है ना, बर्डेन हेड को दे देता है। तो बर्डेन हेड बोलता है कि बताइए, आपका भारत का ही लोग आपकी बात को मान रहा है, वो चलने देगा आपका संविधान। आप लोग लिख करके दिए, तब तक जो है से ये लोग भी लिख करके दिए। तो आप लोगों को जो है ना, हमने जो कहा था, इस वादे पर आप लोग खरा नहीं उतरे हैं, आपके इस नेहरू रिपोर्ट को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट फिर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कहते हैं कि पिताजी, आप जो है से अधिराज्य की जो मांग कर रहे हैं, है ना, डोमिनियन स्टेट्स की जो मांग कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। हम लोगों को चाहिए पूर्ण स्वराज्य, आधा राज्य नहीं चाहिए। अब हम लोगों को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, समझे कि नहीं।
उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, रावी नदी के तट पर। कहां पे? रावी नदी के तट पर हो रहा था, लाहौर में। समझे कि नहीं? और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय जो है से कहा था कि हम लोगों को अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स की हम मांग नहीं करते हैं, बल्कि हम मांग करते हैं पूर्ण स्वराज्य की, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था? पूर्ण स्वराज्य की मांग किया था। बात समझ में आ गई ना। और उसी समय क्या हुआ था कि उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, भारत का झंडा, जो तिरंगा झंडा था उसको फहराया था। और उन्होंने कहा था कि आने वाले 26 जनवरी से, है ना, 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपने आप को अंग्रेजों का अधीन नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोग स्वतंत्र मानेंगे। और हम लोग प्रत्येक साल अपना जो है से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 से। कब से? 26 जनवरी 1930 से। चूंकि यह घोषणा कब किए थे? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में। यह लाहौर अधिवेशन कब हो रहा था? रावी नदी के तट पर 1929 में। और उसी दिन से हम लोग क्या करने लगे, है ना, हम लोग जो है से झंडा फहराने लगे। तो जब सर 26 जनवरी 1930 को से हम लोग झंडा फहराने लगे, तो भारत तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, है कि नहीं। तो देखिए हुआ था क्या चीज कि भारत की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम लोग उत्साह कब मना रहे हैं? 26 जनवरी 1930 से हम लोग उत्साह मना रहे हैं, यानी कि 26 जनवरी को। अब अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग डेट चेंज कर देंगे, तब जो है से भारत के लोग जिस तारीख को हमेशा, है ना, उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं, तो वह तारीख आने पर हम लोगों को औंध जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि हम लोगों ने यह बात को तय किया कि हम लोग सबसे पहले किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, संविधान की आवश्यकता होती है। क्या की आवश्यकता होती है? संविधान की। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ, तो हम लोग एक काम करेंगे कि 15 अगस्त को भी अपना तिरंगा झंडा क्या करेंगे? फहराएंगे। लेकिन संविधान, आपको जानकारी होना चाहिए कि संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में ही। फिर से डेट याद रखिएगा, कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लोगों ने कहा कि अब 2 महीना और रुक जाना है, हम लोग इसको लागू करेंगे। कब से? 26 जनवरी 1950 से इसको लागू करेंगे। कब से लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 से। यानी कि लागू होने, माने बन जाने के 2 महीने के बाद हम लोगों ने जानबूझ करके 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू किया। इसलिए 26 जनवरी हम लोग हमेशा झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ झंडा 2 बार फहरता है, एक बार स्वतंत्रता दिवस के लिए, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को। आजादी उसी समय क्यों हुआ? चूंकि भारतीय खुशी न मना पाए, अंग्रेजों ने सोचा कि हम उस समय आजादी देंगे इन लोगों को कि जिस वक्त जो है, जिस समय काफी बरसात होती है, उस समय इतना पानी पड़ रहा था, है ना, कि वहां पे लोग घरों में घुसे हुए थे। उत्सव क्या मनाएंगे? हर साल पानी पड़ेगा, बरसात होगी, तो बरसात में कोई उत्सव मनाएगा, है ना। अंग्रेजों ने यह बात सोच करके कि कादो मट्टी में क्या इन लोग उत्सव मनाएगा स्वतंत्रता दिवस का, तो हम ऐसा समय में स्वतंत्र करेंगे भारत को कि जिस समय में भारतीय कभी भी उत्सव नहीं मना सके। इसीलिए उन लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद किया था। बात समझ में आ गई ना। लेकिन भारत के लोग चाहे जिस मौसम में आजादी हो, है कि नहीं, हम लोग आजादी को मनाए। और चूंकि रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए हम लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन से हम लोगों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम लोग अब अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, है ना, भारत स्वतंत्र है, हम लोगों का अपना संविधान हो जाएगा, है कि नहीं, हम लोग अब नियम कानून से चलेंगे। और उसी समय से घोषणा हुई थी 1929 में ही कि आने वाले अगले 26 जनवरी को हम लोग झंडा हर साल फहराएंगे अपनी आजादी का। तो उस डेट को भी हम लोग नहीं भूल पाए। उस डेट में हम लोग जो है से गणतंत्र दिवस को मना लिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर करके जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और इस प्रकार से 26 जनवरी भी अमर हो गया, है ना, और 15 अगस्त भी क्या हो गया? अमर हो गया। पूरी कहानी सुन लिए। तो ये भी कहानी 1928 से 29 का दिन था, इसीलिए हमको इसको बीच में कहना पड़ेगा।
तो मोतीलाल नेहरू ने डोमेन स्टेट्स अधिराज्य ऑफिसर बर्डन हेड के उपस्थिति में मांग किया था। मोतीलाल ने क्या किया था, एक रिपोर्ट सौंपा था। मोतीलाल ने मेहनत करके, मोतीलाल नेहरू ने, है ना, मेहनत किया था रात दिन लग करके, तो संविधान बना दिया था। संविधान बना करके दिया, क्या बना करके दिया, संविधान बना करके दिया था। इसको बना करके दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये कब दिया था, तो यह दिया था 1928 में। कब दिया था, 1928 ईस्वी में दे दिया था। समझे कि नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ध्यान से समझिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका निर्माण कब हो गया था, मुस्लिम लीग, इसका निर्माण हो गया था 1906 में ही। 1906 में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको बार बार बोल दे रहे हैं। इसने क्या किया था, विरोध कर दिया था। इसने क्या किया था, विरोध कर दिया था, है ना। इस संविधान को नहीं माना था, इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना था, नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना और अपना रिपोर्ट दिया। इन लोग क्या किया, अपना रिपोर्ट दिया, अपना रिपोर्ट दिया। अंत में, है ना, अंत में, है ना, बर्डन हेड ने इन दोनों को समाप्त कर दिया। इन दोनों के रिपोर्टों को क्या कर दिया, समाप्त। इन दोनों के रिपोर्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, रिपोर्ट को समाप्त कर दिया। देख रहे हैं ना। और फिर से अंग्रेजों का शासन वहां पे चलने लगा। तो पूरी बात आप लोगों को समझा दिए हैं और लिख भी दिए हैं। अब देख लीजिए, अब मोतीलाल नेहरू का बेटा जो क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया कि हमको आधा राज्य नहीं चाहिए पापा, हमको अब पूरा भारत चाहिए, है कि नहीं। हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं हमारे पिताजी, है कि नहीं। हम पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूरा का पूरा साम्राज्य चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय इस बात को बोले थे, है कि नहीं। हम लोगों, और यह घोषणा कब किया था, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में। कहा, लाहौर में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें, कहा, लाहौर में भी कहा, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। समझ में आ गई बात। और उन्होंने ही कहा था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 से, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 से हर साल, है ना, हम लोग तिरंगा फहरा कर आजादी मनाएंगे। तिरंगा फहरा कर क्या करेंगे, आजादी मनाएंगे। तिरंगा फहरा कर क्या मनाएंगे, आजादी मनाएंगे। समझे कि नहीं। और स्थिति हुआ क्या चीज, कि जब संविधान हम लोगों का 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो इसीलिए 2 महीने के बाद ही, इसलिए 2 माह के बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। 1950 को यह लागू हुआ, 1950 को यह क्या हो गया, लागू हो गया। अब आया समझ में। 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यह 1950 को लागू हुआ। तो क्यों लागू हुआ, इस बात को समझ लिए कि नहीं समझ लिए। यहां पे 2-3 प्रश्न हम आप लोगों को देंगे, इस बात को समझिएगा। समझे कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा गांव में होता था, हमेशा शहर में होता था, कभी भी गांव में नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार एक गांव में हुआ था। तो भैया जब एक बार अधिवेशन गांव में होगा तो वह चर्चा का विषय हो जाएगा। तो इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा का विषय है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ है कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ है। अधिवेशन जो गांव में हुआ था, जो कहां हुआ था? गांव में हुआ था। उस गांव का नाम बताइए। तो क्या जवाब दीजिएगा? उस गांव का नाम बताइए। तो उस गांव का नाम था, याद रखना होगा आप लोगों को, है ना, फैजपुर में। कहां हुआ था? फैजपुर में। कब? 1937 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में कब? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फैजपुर में हुआ था। अब ध्यान से समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अब बताइए कब हुआ था? 1937 में, है ना। गांधी जी क्या चाहते थे? जो गांधी जी चाहते थे, है ना, कि पटाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। कौन बने अध्यक्ष? पटाभी सीतारमैया, समझे कि नहीं? वो अध्यक्ष बने। लेकिन हुआ था क्या चीज? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था? इसका विरोध कर दिया था कि नहीं, है ना, आपका कहना नहीं होगा। क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस लेने से बहुते लोगों में क्या थी? नाराजगी थी गांधी जी के प्रति। सुभाष चंद्र बोस तो हमेशा गांधी जी का एकदम डांट करके हटेले रहते थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है कि नहीं? कब? 1937 में तो फैजपुर में हुआ, तो अब तो होगा 1938 में ना जी। कब होगा? 1938 में। और गांधी जी इस समय चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष कौन बने? तो महात्मा गांधी चाहते थे, है ना, ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि मेरा आदमी, है ना, कि मेरा आदमी कौन? पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने। लेकिन इनका विरोध किसने कर दिया था? विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विरोध किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब वो नहीं, है ना, हम अध्यक्ष बनेंगे। ये अपने कहे थे कि हम अध्यक्ष बनेंगे। सुभाष चंद्र बोस विरोध किए, अपने अध्यक्ष बन गए। अपने अध्यक्ष क्या हो गए? बन गए। समझे कि नहीं? अपने अध्यक्ष बन गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। समझे कि नहीं? तो ये कहां बने थे? हरिपुरा में। हरिपुरा में अधिवेशन हो रहा था। हरिपुरा कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। हरिपुरा में इन्हें ये बने थे। और हरिपुरा कहां है? गुजरात में। आ रहा है समझ में? अब सुभाष चंद्र बोस जो है वहां क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। फिर से 1939 में, है ना, फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब होगा? अब 1939 में। 1939 में। और 1939 में जब ये हो बने ये अधिवेशन होगा, तो इस बार अधिवेशन होगा त्रिपुरी में। त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरी में। याद रखिएगा कब? त्रिपुरी में। त्रिपुरी एक जगह है। यह जगह कहां है? एमपी में। कहां है? एमपी में। महात्मा गांधी फिर से चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बना दिया जाए। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे, है ना, कि पट्टाभी सीतारमैया को ही अध्यक्ष बनाया जाए। रमैया को ही अध्यक्ष बनाया जाए और फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इनका बात को काट दिए कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? विरोध। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? विरोध। और क्या हो गए? खुद अध्यक्ष फिर बन गए। खुद अध्यक्ष क्या हो गए? नहीं, अध्यक्ष नहीं बने। फिर देखिए क्या कहानी हुआ। विरोध किया और इन्होंने कहा कि अब अध्यक्ष चुनाव से बनेगा। कैसे बनेगा? चुनाव से बनेगा। चुनाव के मतलब हाथ खड़ा करके नहीं, वोटिंग करके बनेगा। कैसे बनेगा? वोटिंग करके। तो उस वोटिंग में कौन खड़ा हो गए? एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया जो किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के।
और सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गए, दोनों खड़ा हो गए। याद रखिएगा, यहाँ चुनाव करवाए पहली बार है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चुनाव से अध्यक्ष का पद चयन हो रहा है। कैसे? चुनाव करा करके हो रहा है, इस बात को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है ना 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में पहली बार है ना चुनाव के द्वारा अध्यक्ष का चयन हो रहा है, जिसमें महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया वहां का अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था? विरोध। और विरोध करते हुए कहा कि नहीं, अब चुनाव से होगा, चुनाव प्रक्रिया होगी, और चुनाव की प्रक्रिया में है ना वहां पे कागज पर लिख करके जो है से वोटिंग करने के लिए वहां पे हुआ था। और उस स्थिति में क्या हो गए थे? सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए थे। कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए थे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह महात्मा गांधी की हार है ना। वो नाराजगी जाहिर किए थे कि है ना हमारा कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया और यह हारा है, तो यह पट्टाभी सीतारमैया नहीं हारा है, यह महात्मा गांधी हारे हैं। सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या हो गए थे? सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए थे? जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? जीत गए। समझे कि नहीं? तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा कि यह हार है ना पट्टाभी सीतारमैया की नहीं है, सीतारमैया की नहीं है, बल्कि मेरी है, बल्कि मेरी है। अब जब मेरी है, जब ये अध्यक्षता कर रहे थे, जब अध्यक्ष थे, तो इनको बहुते लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। महात्मा गांधी के गुट ने इनको सपोर्ट नहीं किया, है कि नहीं? इनका काम करने के तरीका को पसंद नहीं किया और हर काम में मैंने दखल अंदाजी करता था, इनका जो है से शिकायत करता था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब जो है से है ना इसका अध्यक्ष रहना उचित नहीं है ना। इस बात से नाराज होकर के, नाराज क्या, इस सोचे कि अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष से क्या मतलब है, हम तो ऐसे ही महात्मा गांधी को सिर्फ टॉर्चर ही कर रहे थे ना, है कि नहीं। महात्मा गांधी को माने घमंड आ जा रहा था शरीर में, तो चाहते थे कि इनका घमंड थोड़ा सा तोड़ दे, है कि नहीं। इन्होंने क्या किया था कि 1939 में ही अध्यक्ष पद त्याग दिया था। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? सुभाष चंद्र बोस अपना पद, अपना अध्यक्ष पद त्याग दिए थे, अपना अध्यक्ष पद त्याग दिए थे। समझ में आ रही है बात? अपना अध्यक्ष पद क्या किए थे? त्याग दिए थे। और जैसे ही त्याग दिए थे तो इसके बाद अध्यक्ष बने थे अपने बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। अब आ रहा है समझ में? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। अब देखिए डॉक्टर, आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में भी बहुत तेज थे, क्रांतिकारी ही नहीं थे, पढ़ने में भी बहुत तेज थे। उस समय अंग्रेज एक परीक्षा लेता था, आईसीएस का परीक्षा, जिसको पास करके है ना आदमी ऑफिसर बनता था। और आईसीएस की परीक्षा पूरे विश्व में सबसे कड़ी परीक्षा होती थी, है ना, सबसे कड़ी। जैसे कैसे आज यूपीएससी है ना, आईपीएस है, तो भारत के अंदर में होता है ना। यूपीएससी की परीक्षा, उसको पढ़िएगा, बढ़िया रैंक लाइएगा तो डीएम बनिएगा, है ना, कम रैंक लाइएगा तो क्या बनिएगा? तो आईपीएस बनता है। ये सब बनता है कि नहीं? तो अब समझिए उस समय अंग्रेज जो था वह एग्जाम लेता था, तो चूंकि वह ब्रिटेन में भी एग्जाम लेता था, भारत में भी एग्जाम लेता था, यानी कि वह विश्व लेवल पर एग्जाम लेता था। और आईसीएस के एग्जाम में आपको समझ में आना चाहिए कि सुभाष चंद्र जब बोस बैठे थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस जब बैठे थे तब पूरे विश्व में चौथा पोजीशन आया था। क्या पोजीशन? फोर्थ पोजीशन। कितना पोजीशन? फोर्थ पोजीशन आया था। और इतना कड़ा एग्जाम, विश्व लेवल का एग्जाम में जब चौथा पोजीशन आए थे पूरे विश्व भर में, तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई में कैसा थे। आपको अंदाजा इसी से लग गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस कैसा आदमी थे। और इन्होंने जब ये किया तो सुभाष चंद्र बोस जो है से नौकरी भी किया है ना, ऑफिसर भी बने हैं, लेकिन कहा कि नहीं, हम भारत की आजादी चाहते हैं, हम ये सबसे हमको काम चलने वाला नहीं है कि नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, है ना। उन्होंने 1939 में ही भारत की आजादी के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था। याद रखिएगा, किसका निर्माण किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, नारा दिया था, दिल्ली चलो। कहां चलो?
दिल्ली चलो, इनका ही नारा था, सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, क्या चीज, दिल्ली चलो। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा। इन्होंने भारतीय से आग्रह किया था कि तुम मुझे सहयोग करो, है ना, सहयोग में अगर तुम्हारा खून भी बह जाए तो कोई बात नहीं है, अगर सहयोग करोगे तो हर हाल में भारत आजाद होगा। इनका ये कहना था, समझे कि नहीं। यहाँ के स्थिति को देखते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी। और जर्मनी किससे मिलते हैं, हिटलर से। किससे मिलते हैं, हिटलर से। जर्मनी का सबसे बड़ा शासक कौन था, हिटलर था, है कि नहीं। तो जर्मनी में किससे मिलते हैं, हिटलर ने। हिटलर इनसे खुश होकर के इनको नेताजी कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता है, नेताजी। तो नेताजी किसने कहा था, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, हिटलर ने। तो हिटलर कहाँ, जर्मनी। तो जर्मनी में चले जाते हैं। हिटलर इनको क्या कहता था, नेताजी कहता था। हिटलर जल्दी किसी से मिलता नहीं था, लेकिन इनसे मिला था। वहां से ये कहां चले गए, जापान। वहां से कहां चले गए, जापान। जापान गए और जापान में कहां ज्वाइन कर लिए, आजाद हिंद फौज चलता था वहां पे। क्या चलता था वहां पे, आजाद हिंद फौज, एक संगठन। आजाद हिंद फौज एक संगठन था, उसी संगठन से जुट गए। उसी संगठन से क्या हो गए थे, जुट गए थे। आखिर इस आजाद हिंद फौज को किसने निर्माण किया था, तो आजाद हिंद फौज में जानते हैं, जापान में आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस क्या थे, कैप्टन थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, कैप्टन, याद रखिएगा, है ना। आजाद हिंद फौज, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण जो है फिर बाद में यही अध्यक्ष बन गए थे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, है ना, वहां पे आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था कौन, तो वहां पे याद रखिएगा मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। कौन कौन दो व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया, मोहन सिंह और प्लस कर देते हैं कि दोनों मिल करके, मैंने कौन कौन, तो एक मोहन सिंह थे और एक जो व्यक्ति थे जिसका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इन्होंने क्या किया था, इसका संस्था का निर्माण, संस्था का स्थापना किया था, स्थापना किया था। समझ में आ गई बात, क्या हुआ था, स्थापना किया था, है ना। बाद में फिर क्या हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस इस फौज का, बोस इस फौज का क्या हो गए थे, इस फौज का अध्यक्ष बन गए थे। क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे, है ना। क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। फौज को लेकर के और जापान के कुछ सेना को लेकर के ये भारत की आजादी की लड़ाई के लिए फिर कहां चले गए थे, सिंगापुर। कहां चले गए थे, सिंगापुर। फिर वहां से कहां चले गए, सिंगापुर। और सिंगापुर में ही इन्होंने क्या किया था, सरकार बनाया था। क्या बनाया था, सरकार। तो किसके किसके साथ, अपना सेना और जापान की सेना के साथ, है कि नहीं। सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। सिंगापुर में क्या किया, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया, सरकार की स्थापना किया। और वहां पर किसको लगे थे, आजाद हिंद फौज के सेना को, आजाद हिंद फौज के सेना और कुछ क्या था, जापान का सेना। और ये इसलिए लेकर के गए थे कि हम यहीं से भारत पर आक्रमण करेंगे, है ना। हम यहीं से किस पर आक्रमण करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत पर आक्रमण करें तो भारत में अभी किसका शासन है, अंग्रेज। तो हम भारत पर आक्रमण करने का मतलब था कि हम अंग्रेज पर आक्रमण करेंगे। किस पर आक्रमण करेंगे, अंग्रेज पर का आक्रमण करेंगे, अंग्रेज पर आक्रमण करेंगे। यह बात किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। इनको लगा था कि महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि हमारा विरोध कर दे, है कि नहीं, ऐसा नहीं कि क्या कर दे, विरोध कर दे। तो इन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से, है ना, रेडियो पर प्रसारित किया कि हम भारत पर आक्रमण करने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अपील करना चाहते हैं कि हमें इस काम में सहयोग करें। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को, है कि नहीं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। याद रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे, रेडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने सिंगापुर से रेडियो से प्रसारण किया, है ना, कि भारत के राष्ट्रपिता
सोच लीजिए, भारत के राष्ट्रपिता मैं महात्मा गांधी से अपील करना चाहता हूं कि अगर हम भारत पर आक्रमण करेंगे, यानी कि है ना, हम अंग्रेजों पर चढ़ाई करेंगे, तो वे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें, वे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। आ रहा है समझ में? इस स्थिति में महात्मा गांधी जो है उनका कभी भी विरोध नहीं किए हैं सुभाष चंद्र बोस का, और वे भी चाहते थे, वे भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस भी अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आपको इस बात को जान करके जानकारी भी होगी कि जब जापान और अमेरिका में लड़ाई हो रहा था, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर में, है ना, परमाणु बम गिरा दिया था। क्या गिरा दिया था? परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था, परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर बम गिरा दिया था। परमाणु बम के गिरा देने की वजह से जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जापान के पास अब उतनी शक्ति नहीं थी कि अब दूसरे देशों पर चढ़ाई कर सके, समझे कि नहीं? अमेरिका ने उसको इस तरह से रौंद दिया था परमाणु बम से कि जापान त्राही माम कर रहा था। अगर उस समय जापान के पास भी अगर परमाणु बम हुआ होता, तो शायद आज अमेरिका इस भूगोल में, है ना, इतिहास के पन्नों में ही नहीं होता, है ना, भूगोल में उसका नक्शा ही नहीं होता। जापान उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, लेकिन क्या पता था कि कोई भी परमाणु बम गिरा देगा। लेकिन अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से जापान को नष्ट कर दिया था। अब वह लड़ने की स्थिति में नहीं था, वह भारत की जो सहायता करने के लिए सोच रहा था, अपने जापान के सैनिकों को जो सुभाष चंद्र बोस को दिया था वो वापस बुला लेता है। क्या कर लेता है? वापस बुला लेता है ना, क्योंकि उसके पास अब शक्ति विहीन हो गया है, वो उसके पास अब शक्ति है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जापान जो आजाद हिंद फौज के साथ भारतीय आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, उसको क्या कर लिया? जापान वापस बुला लिया। क्या कर लिया? वापस बुला लिया। समझ में आ रही है बात ना? वापस बुला लिया, और वहां पर फिर सुभाष चंद्र बोस को कहीं जाना होता है वायुयान से, है ना, वायुयान पर से कहीं जाना होता है, और वह वायुयान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि वह वायुयान क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाता है किसी जगह में, और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इसी वायुयान पर बैठे थे, है ना, और उनकी इसी प्रकार से क्या हो जाती है? डेथ मान लिया जाता है कि नहीं? और वह समय होता है करीब करीब 15 अगस्त 1945। कब? 15 अगस्त 1945 वायुयान दुर्घटना की वजह से, है ना, वायुयान दुर्घटना की वजह से सुभाष चंद्र बोस, है ना, कब? 15 अगस्त को ही, वह समय था 1945 के दिन, 15 अगस्त 1945 वायुयान दुर्घटना में क्या होते हैं? वायुयान दुर्घटना में, है ना, दुर्घटना में मारे जाते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। हालांकि पूर्ण रूपे ना यह बात नहीं कहा जा सकता है ना, यह कितना सच्चाई है जो है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, पूरी तरह से यह सत्य नहीं बात माना जाता है। बात समझ में आ गई ना? पूरी तरह से यह बात सत्य नहीं थी। तो हम लोगों ने इतना देरी पढ़ लिया किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अभी बड़ी लंबी लंबी कहानी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, हालांकि उतना हमको पढ़ना नहीं है। अब हम लोग आ जाइए, हमको पढ़ाना था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या पढ़ाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम घुस गए इधर। अब आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। 1930 में, है कि नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। तो हम लोग ठीक है पढ़ा रहे थे, 1928 में उधर पढ़ाइए रहे थे, है ना, मोतीलाल नेहरू वाली कहानी। धीरे 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 इसका पूरा विस्तार कर दिए। चलिए 1930 में, है ना, 1930 में गवर्नर जनरल कौन है? वायसराय के पद था पहले, गवर्नर जनरल, है कि नहीं? गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था 1930 में? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन के सामने बड़ी देरी से महात्मा गांधी गायब थे। लॉर्ड इरविन से, है ना, लॉर्ड इरविन उस समय भारतीय गवर्नर जनरल था 1930 में। गांधी जी 11 मांगों के साथ मांग पत्र सौंपा इरविन के पास कि, है ना, आपको ये मांगे हमको माननी है।
अगर आप इस मांग को नहीं मानिएगा तो हम आपके विरुद्ध में आंदोलन कर देंगे। भारत की स्थिति असहयोग आंदोलन के बाद ऐसी हो गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति हो गई थी, है कि नहीं, कि अब जो है से यहां तक स्थिति हो गई थी कि नमक पर भी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लिया जा रहा था, है ना। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्या चीज पर? नमक पर। तो इतनी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी, है कि नहीं, कि नमक जैसे मामूली चीजों पर जो समुद्र के पानी से बनता है उस पर भी रोक लगा दिया गया था कि कोई भी भारतीय नमक उत्पादन नहीं कर पाएंगे, कोई भी भारतीय जो है नमक नहीं बना सकते हैं। नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर हो गए? इस स्थिति में गांधी जी ने 11 मांगों के साथ लॉर्ड इरविन को एक मांग पत्र सौंपा कि लॉर्ड इरविन, आप मेरी इन 11 मांगों को मानिए, अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। लॉर्ड इरविन ने कहा कि देखो गांधी, तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारी एक भी मांग मानने वाले नहीं हैं। उसी 11 मांगों में एक मांग ये भी था कि भारतीय लोगों को भी नमक बनाने का जो है से ऑर्डर दिया जाए, नमक पर टैक्स बंद करो, है कि नहीं, जो इतना कर लगाए हुए हो उस कर को समाप्त करो। एक मांग उसमें ये भी था, समझे कि नहीं। लेकिन इरविन जो है इस समझौता के लिए तैयार नहीं हुआ। इरविन इस समझौता के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखिए क्या होता है। गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी कहते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं गांधी जी कि सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर इस बात को अगर नहीं माना है तो मैं दांडी यात्रा करूंगा। क्या करूंगा? दांडी यात्रा। दांडी समुद्र का एक किनारा है, समुद्र का एक घाट है जिसका नाम क्या है? दांडी। और कहां से हम करेंगे? तो मेरा आश्रम है साबरमती आश्रम। कहां है? साबरमती आश्रम। मैं साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और दांडी तक पहुंचूंगा और हम जो है नमक आंदोलन का विरोध करेंगे। नमक बनाने का जो रोक लगाया गया है, मैं वहीं पर जाकर के नमक बनाऊंगा और उसी के साथ मेरा आंदोलन शुरू होगा। समझे कि नहीं? इस स्थिति में अपने अनुयायियों को यह आमंत्रित करते हैं। किसको आमंत्रित करते हैं? अपने अनुयायियों को आमंत्रित करते हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी करना शुरू करते हैं साबरमती के आश्रम से और अपने 78 अनुयायियों के साथ। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च, समय याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। 240 मील पैदल चलना है। कितना पैदल चलना है? 240 मील। किलोमीटर में बदलिएगा, 1600 से गुना कर दीजिएगा। 240 मील पैदल चलना है। 240 मील पैदल यात्रा में बहुते लोग गांधी जी से जुड़ते गए, है ना। कारवां जब चलता है, जब आगे आगे चलने लगे तो कारवां ऑटोमेटिक पीछे पीछे क्या होने लगा? जुड़ने लगा। बहुत सारे गांव उधर मिलते गए और ये होते गए। करीब करीब इन लोगों ने यह दूरी 24 दिनों में पूरा किया। कितने दिनों में पूरा किया? 24 दिन में पूरा किया। तो अगर आप 12 मार्च से 24 दिन जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 6 अप्रैल 1930। क्या आ जाएगा? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच जाते हैं? तो गांधी जी दांडी जगह पर पहुंच जाते हैं, समुद्र के दांडी घाट पर पहुंच जाते हैं। और दांडी घाट पर पहुंच करके ये समुद्र को हाथ में लेकर के उससे पानी से नमक का निर्माण करते हैं। सारे लोग क्या चीज का निर्माण करते हैं? नमक का निर्माण करते हैं। और पानी लेकर के, नमक लेकर के हाथ में कहते हैं कि अंग्रेजों, मैंने तुम्हारे नमक के इस कानून को तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है और आज से हमारा आंदोलन तुम्हारे खिलाफ शुरू हो चुका है। हम तुम्हारे साथ अहिंसा का आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह का आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गई बात? सविनय का मतलब है कि तुमको हम गाली गलौज नहीं करेंगे, मारा पीटी नहीं करेंगे, बम पिस्तौल गोलीबारी नहीं करेंगे,
बल्कि विनम्रता के साथ पेश करे आएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेंगे। इसी को बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोला जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गई बात? गांधी जी के इस नमक कानून के तोड़ने की वजह से अंग्रेजों ने इनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उस समय सरोजिनी नायडू नेता बन गई थी इनके पीछे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कईयों को गोदाम नमक का लुटवा दिया था वो, है कि नहीं? बहुत सारी घटनाएं हुई। खान अब्दुल गफ्फार खान एक चर्चित नाम है, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। सीमा के गांधी थे, जो बिल्कुल गांधी की तरह ही वहां अपने लोगों को एकत्रित करके अहिंसा के बल पर वहां लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। है ना? खान अब्दुल गफ्फार खान को, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते थे, जो इसी आंदोलन का सपोर्ट सीमावर्ती जगहों पर कर रहे थे। समझ में आ रही है बात ना? बहुत सारे लोगों ने दांडी यात्रा की तरह ही बहुत सारी यात्रा किए और गांधी के सपोर्ट किए थे। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से नमक कानून का क्या हुआ विरोध, और गांधी जी क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार। गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार। और गांधी जी गिरफ्तार हुए तो फिर क्या था? उसी समय ब्रिटेन यानी कि लंदन के प्रधानमंत्री ने गांधी जी को बुलाने के लिए कि गांधी जी से हमको वार्ता करना होगा, अब चूंकि नया कानून हम लेकर के आएंगे जिसमें भारत पर कैसे शासन हो, इसमें गांधी की राय बहुत जरूरी है। गोलमेज सम्मेलन आता है कि नहीं? तो इतनी बातों को तो लिखना पड़ेगा ना यार। समझा तो दिए, लिखना पड़ेगा। लिखो, है कि नहीं? क्या क्या हुआ जी? हम अपने हो गए 1930 में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। तो अब क्या हो गया? गांधी जी ने 11 मांग पत्र के माध्यम से सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से सौंपा, है ना? माध्यम से सौंपा। इस 11 मांग में एक क्या था? नमक पर कर हटाया जाए, भारतीयों को भी बनाने का आदेश दिया जाए, भारतीयों को भी नमक बनाने का आदेश दिया जाए, नमक बनाने का आदेश दिया जाए। समझे कि नहीं? इरविन ने एक ही बात मानी। इरविन ने कोई मांग नहीं मानी। आ गया समझ में? इरविन ने कोई मांग नहीं मानी। तब गांधी ने कौन यात्रा शुरू किया? दांडी यात्रा। कौन यात्रा शुरू किया? दांडी यात्रा। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। कौन यात्रा शुरू किया? दांडी यात्रा। 78 अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ। समझ में आया कि नहीं बात? कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। पहुंचने में कितना समय लग गया? 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। 24 दिन के बाद कितना तारीख हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। समझे कि नहीं? वहां पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। समुद्र के पानी से क्या किया? नमक बनाया। समुद्र के पानी से क्या किया? नमक बनाया। देख रहे हैं ना? ये सब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्र के पानी से क्या किया? नमक बनाया। समुद्र के पानी से नमक बनाया। समझे कि नहीं? नमक कानून का क्या कर दिया? उल्लंघन। नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। किसने? महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने। और वहीं से शुरू किया क्या चीज? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से? तो 6 अप्रैल 1930 से। गांधी जी क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार। गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार। यहां तक कहानी बता दिए थे। गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, लंदन के प्रधानमंत्री ने उस समय क्या रखा था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या हो गया? समझिए, गोलमेज है, चारों तरफ आदमी बैठेंगे। क्या बैठेंगे? चारों तरफ आदमी, है कि नहीं? माने इसी ढंग से क्या हो जाएगा? चारों तरफ से बैठेगा लोग और गोलमेज सम्मेलन होगा। मेज गोल होगा, चारों तरफ से आदमी बैठेंगे,
है कि नहीं, गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। कै गो हुआ था? 3 गो। गोलमेज सम्मेलन कै गो हुआ? 3 गो। पहला हुआ था प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। याद रहेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मांग किसका था? प्रधानमंत्री ने किसको बुलाने के लिए कोशिश किया था? गांधी जी को, क्योंकि गांधी कुछ कर सकता था। गांधी जी के बिना अनुमति के हम कुछ कर नहीं सकते थे, ये सबको पता था, ब्रिटेन के लोगों को भी पता था। समझे कि नहीं। गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका आज भी प्रतिमा ब्रिटेन में भी है। समझे कि दूसरे देश में, अपने देश का प्रतिमा कहां है? ब्रिटेन में, गांधी जी की। तो इतना महान आदमी थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सोचा कि गांधी को किसी भी कीमत पर बुलाना होगा। फोन मिलाया इरविन को, इरविन भेजो गांधी को, गांधी को क्या करो? भेजो, किसी भी कीमत पर भेजो। लेकिन गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं गए। महात्मा गांधी नहीं गए। महात्मा गांधी क्या किए? नहीं गए, खीस में नहीं गए। है कि नहीं, कि तुम्हारे कोई भी बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा चल रहा था ना। आपको श्री राम कहेंगे, है ना, प्रणाम करेंगे, लेकिन आपका आदेश न माने। उसी आदेश के न मानने की वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। तमाम कुछ भारतीय लोग जो कहने का मतलब है, जो हिंदू समाज से थे, जो मुस्लिम लीग के थे, जो दलित समाज से थे, भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए हैं। भीमराव अम्बेडकर किसमें गए हैं? तीनों सम्मेलन में गए हैं। भीमराव अम्बेडकर भी वहां जाते हैं। समझे कि नहीं। पहला गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो भैया बात वही हो गई कि प्रधानमंत्री ने बुलाया, नहीं गए। ये चिंता का विषय हो गया, चिंता का विषय हो गया, है कि नहीं। वहां पे प्रधानमंत्री ने पूछा कि भैया गांधी जी तो नहीं आए हैं, मना कर दिए आने से। इरविन को फोन लगाया, काहे नहीं आए गांधी जी? तो नहीं जाने के लिए गए, कुछ भी उपाय कर लिए तो नहीं आए हैं। तो बाकी सब बकलोनवन कहे लगे आल है यार, सब ये सब बैठिएगा, क्या करेंगे? इन लोगों को कहा प्रधानमंत्री ने, जितना भी सब हिंदू सभा से गए थे, है ना, मुस्लिम सभा से गए थे, है ना, मुस्लिम लीग से भी गए थे लोग, कांग्रेस का आदमी नहीं पहुंचा हुआ था, है ना, दलित समाज से गए हुए थे, उन सबों को कहा कि आप लोगों का कोई खास जरूरत नहीं था, है ना, आप एक काम कीजिए, आप लोग सभी मिलकर के गांधी जी को बुलाइए। किसको बुलाइए? गांधी जी को। आप लोग जाइए, अभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं हो पाएगा, आप लोग जाइए, है ना, और गांधी जी को लेकर कब्री में आइए, है कि नहीं। और इरविन को फोन किया कि इरविन, लॉर्ड इरविन, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, हाँ बोलिए। आप किसी भी कीमत पर, आप किसी भी कीमत पर, आप किसी भी कीमत पर कान खोल करके सुन लो, गांधी जी को यहां भेजो, जो करना पड़े करो, गांधी जी को भेजो, है कि नहीं। इन लोगों को भी कह दिया कि जाओ किसी भी स्थिति में अगला सम्मेलन गांधी जी के साथ ही ये कर। कुछ बातें हुई होंगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बात किए थे अपने बारे में, है ना, कि हमको मुस्लिम लीग की तरफ पृथक निर्वाचन दे दीजिए। समझे कि नहीं। बोला कि देखिए ध्यान से समझिए इस मैटर को। वहां से चल दिया, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? सही नहीं हुआ। महात्मा गांधी को किसी भी कीमत पर भेजना था, यह जिम्मेवारी किसको मिल गई थी? लॉर्ड इरविन को। अब याद कीजिए, जो लॉर्ड इरविन इनका 11 मांग में से एक भी मांग नहीं माना था, अब लॉर्ड इरविन कहता है कि गांधी जी आइए, आपका स्वागत है, इनको छोड़ो जेल से, हटाओ जेल में से, निकालो, पहले जेल में से निकले। बोले कि एक काम करो, टेबल लगाओ। टेबल लग गया। क्या लग गया? टेबल। जिस कुर्सी पर इधर इरविन बैठा हुआ था, उसी कुर्सी पर इधर कौन बैठे थे? ठाट से गांधी जी बैठे थे। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? समझौता। दोनों के बीच में क्या हो रहा था? समझौता। गांधी जी आप तो महान व्यक्ति हैं, इरविन कह रहा है, गांधी जी आप महान व्यक्ति हैं, 11 मांग हम A to Z मांग आपका पूरा करेंगे, लाइए ना मांग पत्रवा दीजिए जरा सा हमको। समझे कि नहीं। यहाँ तो इसको डंडा किए हुए के प्रधानमंत्री ब्रिटेन वाला, समझे कि नहीं, कि किसी भी कीमत पर गांधी जी को क्या करो? बुलाओ। अब गांधी जी का ये एकदम चमचागिरी कर रहा है कौन? इरविन। जो इरविन एक भी मांग को नहीं मांगा था, अब कह रहा है कि क्या चाहते हैं? तो नमक पर से कर हटाइए, नमक का अधिकार। हाँ, ओके ओके, मांग पूरा, है कि नहीं। हमारे जितने नेता को आपने जेल में बंद कर दिया है, सबको छोड़ो। अरे जहां जहां थाना में लॉर्ड इरविन का वजह से हम गवर्नर जनरल है, छोड़ दो। महात्मा गांधी जो कह रहे हैं करिए। जाइएगा ना महात्मा गांधी? हाँ जाएंगे, जब हमको सब मांगो। समझे कि नहीं। मांगो, सब मानो अभी एकदम। समझे कि नहीं। एकदम जाने देंगे, चिंता मत करिए, हम सब जाएंगे, लेकिन हमारी सब बात
पहला मांग, दूसरा मांग, तीसरा मांग, चौथा मांग, कचर कचर सब मांग पूरा हो रहा। आओ गांधी जी कुछ चाहिए। अब का तू मैंने हमको देश दे देगा क्या? तुरी तोरा तो इतना पावर है नहीं है कि नहीं? अब स्थिति देखिए, यहां पर गांधी जी से एक बहुत भारी गलती हो गई। यहां पर भारी गलती क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि जितने को भी आप लोगों ने राजनीतिक कैदी के रूप में फंसाया है सबको छोड़ दीजिए। अगर गांधी जी अड़ जाते वहां पर, क्योंकि यह समझौता आपको याद होना चाहिए कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हो रहा है, ईस्वी को हो रहा है। चूंकि पहला में तो गए ही नहीं, दूसरा 1931 में है। ये घटना है 5 मार्च 1931 को हो रहा है दिल्ली में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौता को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता किसके बीच? इरविन और गांधी जी के बीच। इधर इरविन, इधर गांधी जी हैं। 5 मार्च 1931, और याद रखिए 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931 को हुआ था और 5 मार्च 1931 को ये बातें हो रही थी। अगर गांधी जी चाहते तो कहते कि नहीं शहीदे, अगर चाहते गांधी जी तो भगत सिंह को भी छुड़वा लेते। समझे कि नहीं? अगर गांधी जी उस समय कहते कि नहीं आप भगत सिंह को भी छोड़िए, सुखदेव को भी छोड़िए, राजगुरु को भी छोड़िए, तो गांधी जी कह देते अगर, तो उनको छोड़ना पड़ता। इरविन को क्या करना पड़ता? छोड़ना पड़ता। लेकिन गांधी जी को कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि अगर हम भगत सिंह को छुड़वा देंगे तो आने वाले समय में मैं नहीं, भगत सिंह इस देश का नेता हो जाएगा। समझे कि नहीं? शायद यही जलन इस बात को मनवाने से मना कर दिया। समझे कि नहीं? गांधी जी की यह बहुत भारी गलती है। हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, यह गांधीवादी के जो विपक्ष लोग हैं उनका कहना है। समझे कि नहीं? गांधी जी ने शायद कहा भी होगा, तो इरविन ने उस समय एक बात कहा था कि हम राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। जिन पर आतंकवादी एक्ट लगा है उनको नहीं छोड़ेंगे। शायद इस बात से है ना भगत सिंह नहीं छुड़ाए गए, यह मानना है गांधी के समर्थक लोगों का। लेकिन हकीकत वहां पर तो अगर थोड़ा सा अड़ ही जाते तो क्या दिक्कत था? अड़ जाते कि नहीं अगर आप हमको भगत सिंह को छोड़िएगा तो हम नहीं जाएंगे, तो शायद इरविन छोड़ दिया होता। गांधी जी की यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है। समझे कि नहीं? अब स्थिति हुआ, और शायद यही कारण से भारत के लोग गांधी जी से घृणा भी थोड़ा सा करते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी भगत सिंह को नहीं छुड़ाना, गांधी जी के यह मिस्टेक हुआ। और गांधी जी से हम लोग जो नफरत करते हैं थोड़ा बहुत भी इसी वजह से करते हैं। आया समझ में ना? अगर चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा सकते थे, लेकिन नहीं छुड़ाए, मामला सब डन हो गया। अब जो है गांधी जी लंदन पहुंच जाते हैं। कौन जहाज से? एसएस राजपुताना जहाज से। गांधी जी लंदन कैसे पहुंचते हैं गोलमेज सम्मेलन में? उस जहाज का, पानी वाला जहाज का नाम होता है कौन? एस राजपुताना जहाज। समझे कि नहीं? उस जहाज से कहां पहुंच जाते हैं? लंदन। लंदन में भी पहुंचते हैं तो वही एक धोती से नीचे और एक धोती से ऊपरे ओढ़े हुए हैं। समझे कि नहीं? एक धोती से नीचे, एक धोती से ऊपरे ओढ़े हुए हैं। और वहां पर जैसे ही गांधी जी के इस वेशभूषे को कौन देखता है? समझे कि नहीं? वहां पर स्थिति क्या हो जाता है कि याद रखिएगा, चर्चिल, वहां पर कौन है? चर्चिल जब देखता है कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है इस बैठक में जी, वहां भीमराव अम्बेडकर कोट पैंट पहन करके आए हुए, बाकी सब लोग धोती कुर्ता बढ़िया से, ये एक ही को धोती में नीचे से ऊपर तक लपेटले हैं, ये कौन आदमी बैठ गया है? उसी समय चर्चिल ने उनको क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? ये तो भारत का अर्धनग्न फकीर है ये। इसीलिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। उसका नाम था पूरा विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ही इस बात को कहा था कि अरे तो अर्धनग्न फकीर है। समझे कि नहीं है? ये कौन आ गया है? ऐसा ऐसा आदमी रहता है भारत में, बाप रे बाप। इसको देखिए कहां से छूट रहा है कि नहीं? वहां पर स्थिति हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। भीमराव अंबेडकर ने वहां पर एक बात कही। भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही, क्या चीज? कि स्थिति हुआ था कि जो बातें हो रही थी
बातें हो रही थी शासन के लिए, जो बातें हो रही थी वहां पर सभी साथी में बैठ करके जो बातें हो रही थी, यह बात गांधी जी को पसंद नहीं पड़ी कि भारत मेरा टूटेगा। एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई है ना, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, वहीं से जो है से हमारा भारत दो भागों में बट गया है कि नहीं। और क्या हुआ था कि हम लोगों को जो है भारत में दो गुट हो गया, एक तो हिंदू और एक तो मुसलमान। क्योंकि उस समय ऐसा था ना कि फूट डालो और शासन करो की नीति थी, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों का कहना था कि पहले भारतीयों को फुट कर दो, माने आपस में तोड़ दो। आपस में तोड़ने के लिए लॉर्ड मिंटो ने, जो गवर्नर जनरल था 1909 ईस्वी में, कब 1909 6 नहीं 1909 ईस्वी में, उसने ही फुट डालो शासन करने के लिए मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया था, है ना। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बढ़िया से समझिए। जैसे मुस्लिम लीग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब था कि जहां पर उन लोगों की संख्या ज्यादा थी तो वहां पर मुस्लिम खड़ा होगा और वोट भी कौन देगा? मुस्लिम ही देगा। तो किसी भी कीमत पर नेता तो वही बन जाता था, है कि नहीं। मुस्लिम को खड़ा होना है और मुस्लिम क्या होगा? वोट भी डालेगा। तो इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन। क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचन बोलते हैं। समझ में आ रही है बातचीत? अब बताइए ना, वहां अगर हिंदू होगा उसको वोटे देने का अधिकार नहीं है। अगर जिसको अगर वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो वह उसकी इज्जत करेगा जी? उसको कोई वैल्यू देगा कि तुरा रहने और न रहने से क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? यही मांग भीमराव अंबेडकर भी कह रहे थे वहां के प्रधानमंत्री से। तो बोले कि आप लोग तो हिंदू हैं। बोला कि हम लोग हिंदू नहीं है। अगर हम लोग हिंदू होते तो क्या हम लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता? अगर हम लोग हिंदू होते तो लोग हमसे छुआछूत मानते। अगर हम हिंदू होते तो क्या हमारा भगवान के नाम लेने पर हमारी जिह्वा काट दी जाती? अगर हम हिंदू होते तो हम लोगों को भी हिंदू की तरह ही ना पूजनीय होते। लेकिन आज समाज में हम लोगों को न मंदिर में जाने दिया जाता है, न हम लोग उनके साथ बैठ सकते हैं, है ना। हम लोग दलित समाज से हैं। किस समाज से हैं? दलित। हम लोग चप्पल पहन करके बड़े लोगों के सामने नहीं जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। कि ऐसी बात है, समझे कि नहीं? हम नहीं जानते थे कि, हम लोग जानते थे कि आप लोग हिंदू हैं। आप लोगों के साथ इतना किया जाता है। इतना ही नहीं किया जाता है, हमारी बहू बेटियों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। भगवान का मंत्र उच्चारण कर देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, मंदिर में घुस जाएंगे तो हमारे बदन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जिह्वा काट ली जाती है कि नहीं। हम उनके बराबर में बैठ नहीं सकते हैं। हम जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को धोना पड़ता है, समझे कि नहीं। इतना यातना हम लोगों के साथ होता है। भीमराव अंबेडकर अपनी बात को समझाने में, है ना, प्रधानमंत्री के साथ कामयाब हो गए, है ना। महात्मा गांधी इन सभी बातों से कि एक तो पहले ही मेरा देश दो भागों में बट गया है, हिंदू और मुसलमान में। अब ये भीमराव अंबेडकर अपनी बात रख दिया, कहीं यह जो बात माना जाएगा तो इस बात से हमारा देश और टूट जाएगा, हिंदू में भी विभाजन हो जाएगा, दलित महादलित हो जाएगा। तुरंत वहां से गांधी जी राताराती भाग आए चुपे चुपे कि हम बात नहीं मानेंगे, हम चले अपना देश, तो नहीं बैठक करते रहो। भाग गए वहां से। 1 2 3 9 2 11, समझे कि नहीं? भाग गए। भाग करके आगे हम आ गए गोलमेज सम्मेलन से। गोलमेज सम्मेलन अच्छा सम्मेलन नहीं था, इतवाओ भारत को तोड़ रहा था। भैया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब महात्मा गांधी जैसे ही भागे, वह भी क्या हो गया? एक तरह से समाप्त हो गया। समझे कि नहीं? वह भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1932 में भी फिर सम्मेलन हुआ। 1932 में सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। गांधी जी के बिना ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब बोला कि जितना नियम है अलर बलर सब लागू कर दो। कहां? भारत में। सब हटाओ, सब लागू करो। अब ऐसे नहीं करेगा तो हम कितना ये करेंगे। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र कामयाब हो गए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वहां से कितना सीट लेकर के आए? 71। यानी कि 71 वैसा जगह जहां दलित के लिए लोग खड़ा होंगे और दलिते वोट देगा। वहां और जाति के लोग होंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई वोट नहीं देगा, है ना। भीमराव अंबेडकर अपने चाल में क्या हो गए? कामयाब हो गए, है ना। चाल कामयाब होने का मतलब क्या था?
ये गलती तो थी ही, उन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, है कि नहीं है? उनके साथ भी बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरह से समाज सेम हो गया है, पहले ये बात नहीं थी। पहले वास्तव में दलितों के साथ, है ना, ऊंचे जाति के लोग गलत करते थे, कहीं से कोई शंका इसमें नहीं है। ये पृथक निर्वाचन है ना। लॉर्ड इरविन वहां से प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो 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 गांधी भाग गया, गांधी क्या हो गया, भाग गया, भारत पहुंचता है, गिरफ्तार करो उसको, जल्दी से गिरफ्तार करो, भाग गया यहां से, बिना मतलब के कखनी निकल गया, सब पता नहीं चला, है कि नहीं? गांधी जी जैसे ही भारत आए गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए? गिरफ्तार। गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार। समझ में आ गई बात? गांधी जी हो गए गिरफ्तार, और गांधी जी गिरफ्तार होकर के यरवदा जेल में चले गए। पूना के किस जेल में? यरवदा जेल में। पूना के किस जेल में? यरवदा जेल में पहुंच गए, है ना। गांधी जी यरवदा जेल में पहुंच गए और वहां कर दिए अनशन। वहां कर दिए क्या चीज? अनशन। न खाएंगे न पिएंगे, भूखे रहेंगे। काहे? भीमराव अंबेडकर देश को तोड़ दिया है ना। भीमराव अंबेडकर देश को तोड़ दिया है कि नहीं? हम नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, मेरा देश बर्बाद कर रहा है भीमराव अंबेडकर, है कि नहीं? जल्दी बुला। अनशन पर हो गए कौन? गांधी जी। अब गांधी जी के जो सपोर्टर थे गांधी जी से रोज मिलने जाते थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, भीमराव अंबेडकर देश को बर्बाद कर दिया, और वो क्या देश को बर्बाद किया? उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र खतरे को मिल गया है, अब मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। पृथक निर्वाचन समझा दिए ना बढ़िया से, है ना। अब स्थिति हुआ कि भीमराव अंबेडकर के पास लोग गए, बोले कि गांधी जी को आप बचाइएगा कि मारिए दीजिएगा, कि मर जाएगा जेलवे में, आप ही का सब बदनामी हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर नहीं मिले, मर गया वो। अच्छा नहीं, कैसे ही है कि नहीं? भीमराव अंबेडकर जो है कहां चले जाते हैं? गांधी जी से मिलने पहुंच जाते हैं। गांधी जी से मिलने पहुंच जाते हैं कब? 26 सितंबर 1932 में। कब? 26 सितंबर 1932 को। समझे कि नहीं? 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और किनके बीच? भीमराव अंबेडकर के बीच। अंबेडकर समझाते हैं, महात्मा गांधी समझाते हैं, क्या भीमराव जी ठीक है? हाँ हाँ एकदम महात्मा जी ठीक है। आप सुनाइए, कहते प्राण दे रहे थे आप, है ना। हम क्या किए हैं ऐसा? बोले कि देखिए, आप 71 सीट लेकर के आए हैं पृथक निर्वाचन का, यानी कि 71 लोग आपके जीत करके दलित समाज के आएंगे, जिसके नेता आप होइएगा। कोई बात नहीं है, हम आपसे उससे ज्यादा भलाई का काम सोच रहे थे, हम उससे भी ज्यादा भलाई का काम सोच रहे थे। तो बोलिए महात्मा गांधी जी, जो आप कहिएगा हम मानेंगे ही, आपको मरने तो हम देंगे ही नहीं। आपको बताते हैं, आप 71 आदमी का नेता नहीं बनिए, हम आपको 148 सीट देंगे। कितना सीट देंगे? 100, दोगुना से भी ज्यादा, दोगुना से भी ज्यादा हम आपको 148 सीट देंगे। हाँ तो ठीक है, दीजिए हमको, है तो दीजिए, लेकिन यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र के नाम से नहीं होगा। यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र के नाम से नहीं होगा, समझे कि नहीं? यहां से आपको 71 को सीट मिला है, पृथक निर्वाचन करवाइएगा तो 71 आदमी ही जीतेगा, 71 आदमी ही जीतेगा जो दलित परिवार का होगा। इस नाम को बदल दीजिए और आप इसको आरक्षण सीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आरक्षण। और आप लोग महाराज देखिए, आप लोग देवता हैं, आप कहते हैं कि हम दलित हैं, दलित आप लोग नहीं हैं, आप लोग विष्णु भगवान के अवतार हैं, श्री राम भगवान के अवतार हैं, आप लोग हरि के जन्मे हुए हैं, आप लोग हरिजन हैं। आप लोग क्या हैं? हरिजन हैं। महात्मा गांधी ने ही दलितों को क्या कहा था? हरिजन कहा था, कि आप लोग मामूली आदमी नहीं हैं, आप लोग देवता के स्वरूप है, हरिजन है, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब देखिए यहां समझिए, पृथक निर्वाचन में 71 आदमी होगा, हम आपको 148 जगह से लड़वाएंगे। आदमिया दलिते खड़ा होगा, वोटवा सब कोई देगा, चाहे जिस जाति का है। बात समझ में आ गई? पहले था कि वोट कौन देगा? दलिते। खड़ा कौन होगा? दलिते। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, खड़ा तो दलिते होगा, वोटवा सब कोई देगा, आदमिया तो दलिते का न बनेगा। अब कई जगह से? 148 जगह से। भीमराव अंबेडकर जी सोचे कि गांधी जी, हमको ऐसे खतरे आदमी आ रहा था,
और कोई बनेगा, वोटवा कोई देगा, बनेगा तो दलित न, और हमको 148 जगह व्यक्ति हो जाएगा। गांधी जी डन, हाथ मिलाइए। गांधी जी क्या चीज? डन। डन हो गया। पृथक निर्वाचन क्या हो गया? फेल। आरक्षण आ गया। गांधी जी ने उसी समय दलितों को क्या कह दिया? हरिजन कहा। हरिजन के नाम से संबोधित किया। आप लोग मामूली आदमी नहीं, आप लोग हरिजन है, हरिजन, समझे कि नहीं? 26 सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का यह समझौता सफल हो गया। इसी समझौता को कहता, चूंकि यह जिला, यह जो पूना में था, महाराष्ट्र के पूना में, यरवदा जेल में, इसलिए इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं, है ना। इसको पूना समझौता है कि नहीं? पूना समझौता, या इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब? 26 सितंबर 1932 को, समझे कि नहीं? जेल से निकलते हैं। जेल से निकलने के बाद जो है सब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन अब उस तरह से मजेदार नहीं रहा। अंततोगत्वा क्या हुआ कि 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर हो गए? 1934 में क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। अब देख लीजिए 1934 से आगे की कहानी। 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में अंग्रेज घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? भारत परिषद अधिनियम की। किसकी घोषणा करता है? भारत परिषद अधिनियम की। यानी कि प्रांत में, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं? स्वायत्तता दे देता है। प्रांत में स्वायत्तता देने का मतलब है कि आप वहां चुनाव लड़िए, कुछ भाग आप शासन कीजिए, कुछ भाग पर हम लोग शासन करेंगे। यानी कि धीरे धीरे 1935 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने, है ना, भारतीय लोगों को भी राजनीतिक में घुसाया और शासन करने के लिए घुसाया, और केंद्र में द्वैध शासन हो गया। द्वैध शासन के मतलब कि कुछ अंग्रेज भी रहेंगे उसमें और कुछ भारतीय भी रहेंगे, मतलब दोनों मिल करके अब भारत पर शासन करेंगे। यह अधिनियम 19 में आया था? 35 में। कब आया था? 1935 में आया था। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी तैयार कर देते हैं। कौन सा आंदोलन तैयार कर देते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1935 में ईस्वी में अंग्रेज क्या घोषणा करता है? अंग्रेज घोषणा करता है ना, घोषणा करता है क्या चीज का? भारत परिषद अधिनियम का। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम का। और इसमें क्या तय होता है कि प्रांत को हम लोग, राज्य को क्या दे देंगे? स्वायत्तता दे देते हैं। प्रांत को क्या दे देते हैं? स्वायत्तता। प्रांत को स्वायत्तता दे देते हैं, यानी कि कुछ स्वतंत्र कर देते हैं जहां पर भारतीयों का ही शासन होगा। और कुछ जो है केंद्र में इसने क्या किया? द्वैध शासन। क्या शासन? द्वैध शासन। द्वैध शासन बोले तो कहने का मतलब है कि भारत के भी लोग और अंग्रेज लोग भी इसमें शामिल होंगे। और तब जो है से आता है भारत छोड़ो आंदोलन। एक आंदोलन फिर से हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। समझे कि नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन कितना तारीख को? तो कहीं कहीं 8 अगस्त को भी बोला जाता है, कहीं कहीं 9 अगस्त 1942 को भी बोला जाता है। तो हम दोनों लिख देते हैं 8 या 9 अगस्त 1942 को। क्योंकि यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय रात में 12 बजे लिया आता है। कै बजे लिया आता है? 12 बजे। तो 12 बजे 8 तारीख का था, तो 8 तारीख भी कुछ आदमी कहता है, कुछ आदमी 9 तारीख भी कह देता है। 12 का मतलब 00 हो जाता है ना। 24 घंटा वाला समय में देखेगा तो 00 हो जाता है। समझे कि नहीं? तो 00 के मतलब अब 8 कहिएगा कि 9 कहिए, आप पर डिपेंड है। तो हमने कहा कि दोनों कहेंगे, हम 8 कहेंगे 9 कहेंगे, जो अच्छा लगेगा वही पर लगाइए। समझे कि नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 या फिर 9 अगस्त 1942 भी कहिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। वर्धा के अधिवेशन में, कहा? वर्धा अधिवेशन। वर्धा अधिवेशन में, वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अधिवेशन में, है ना, महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक के मैदान से
कहां से? ग्वालियर टैंक के मैदान से एक जुलूस को संबोधित करते हुए, है ना, एकदम कड़े आवाज में महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों को अब भारत किसी भी कीमत पर क्या होना होगा? छोड़ना पड़ेगा। अरे मेरे भारतीयों, तुम अपने भारत माता की आजादी के लिए या तो करो या तो मरो, ये मेरा अंतिम आंदोलन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा। समझ में आ गई बात, है ना? करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। अंग्रेज अधिकारियों को गुस्सा आया, बोले कि 12 बजे शुरू किया है तो हम लोग जो शुरू करेंगे उसका नाम होगा जीरो ऑपरेशन। जीरो ऑपरेशन के तहत क्या किया गया कि जीरो कर दो, नेता से इसको जीरो कर दो। सब नेता जहां जहां फुटफुटा रहा है, भारत के जिस जिस कोने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, जीरो ऑपरेशन, सबको फोन मिलाया, सबको सूचना पहुंच गई कि प्रत्येक नेता को ही गिरफ्तार कर लो। बिहार में है तो बिहार के जेल में ठूसो, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के जेल में ठूसो, गुजरात में तो गुजरात के जेलों में ठूस दो, सबको गिरफ्तार कर लो। अंग्रेजों के अधिकारियों ने जीरो ऑपरेशन चला करके एक एक नेताओं को अरेस्ट कर लिया। एक एक नेताओं को क्या कर लिया? अरेस्ट। महात्मा गांधी भी पकड़ा गए, जयप्रकाश नारायण भी पकड़ा गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पकड़ा गए, यहां तक कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में थे, बीमार थे, उनको भी पकड़ लिया। सब के सब जहां जहां थे, सब के सब धरा पकड़ा गए। यानी कि एकदम नेता विहीन कर दो, न नेता आगे होगा न इन लोग फुरफुराएगा। समझे कि नहीं? इसी को अंग्रेजों ने कहा था जीरो ऑपरेशन, नेता विहीन कर दो, एकदम जीरो बना दो। भारत को क्या बना दो? नेता के लिए जीरो बना दो, है कि नहीं? इन लोग बहुत फुरफुरा रहा है, तो जीरो ऑपरेशन करा करके, है ना, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग में धरा गए। कहां धरा गए? हजारीबाग में। इनकी भी बहुत गजब कहानी है। जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग में धरा गए, इन्होंने जेल तोड़ करके भागा राताराती। कहां? नेपाल। कैसे जेल तोड़ा? दीपावली का दिन था, दीपावली का दिन था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम लोगों का एक पर्व है, जेलर महोदय पड़ाका छोड़ने के लिए पड़ाका दीजिए। बोला कि पड़ाका छोड़ेगा जेल में? तो इन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण ने कि देखो, पड़ाका अगर नहीं छोड़ेगा तो खाने वाला थरिया है ना, थरिया पीटो, टन 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 थरिया पीटेंगे या पड़ाका मनाएंगे, टनाक टनाक पटकेंगे। लेकिन उनका दिमाग ये नहीं था, उनका दिमाग ये था कि इन लोगों से थरिया बजवाएंगे और हम लोग जेल तोड़ेंगे, हम लोग जेल तोड़ेंगे। समझे कि नहीं? ये सारे कैदियों के साथ इन्होंने बैठक कर लिया। भारतीय कैदियों, सब तो भारतीय ही था, जेलवा में कहा था अंग्रेज, सब भारतीय ही रहता था। कर लिया। दीपावली का दिन आ गया, दीपावली का दिन आ गया, है कि नहीं? पड़ाका के जगह पर इन लोग क्या पीटने लगे? थरिया, तड़ाक तड़ाक। और वो खनी रात में एकदम धर के खंती से पड़ाक पड़ाक दीवार तोड़ने लगे। जब जब थरिया बजे तब तक यहाँ खंती से तोड़ने लगा। जेल क्या हो गया? टूट गया। जेल क्या हो गया? टूट गया। राताराती अपने और जितना कैदी से बना सब जो है, जेलर पूछा था कि अरे ये सब थरिया कहाँ बजा रहा? सर दीपावली ना है सर, ये लोग पड़ाका छोड़ रहा है, पड़ाका तो आपने दिए नहीं, ये लोग पड़ाका छोड़ रहा है, थरिये पीटने दो, और पीटो और पीटो, पीटो जितना पीटना है। अब यह पिटा रहा था, जब जब पिटाता था टन 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 टन, तब तो यह खंते चलता था भग 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 भग, है कि नहीं? और क्या हुआ? सब दीवार टूट गया। जितना कैदी के भागना था राताराती भाग गए। राताराती भाग करके जयप्रकाश नारायण कहां पहुंच गए? नेपाल। जयप्रकाश नारायण कहां पहुंच गए? नेपाल। समझ में आ रही है कहानी? जयप्रकाश नारायण कहां पहुंच गए? नेपाल। और नेपाल पहुंच करके इन्होंने ही कहा था संपूर्ण क्रांति। क्या कहा था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। समझे कि नहीं? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, है ना, राम मनोहर लोहिया, ये तीनों क्या हो गए? भूमिगत हो गए उस समय। भूमिगत का मतलब कि अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए नुका गए। क्या हो गए? नुका गए, छिप गए, है ना। इन लोग अपना प्रचार, संपूर्ण क्रांति का प्रचार कैसे करते थे? रेडियो के प्रसारण से। कैसे करते थे? रेडियो के प्रसारण से। चूंकि उस समय हमेशा के लिए, है ना, नेता को क्या करता था? वो बंद कर देता था। कौन? अंग्रेज लोग। कौन बंद कर देता था? अंग्रेज लोग। क्लियर हो रहे हैं? है ना। और जयप्रकाश नारायण जो है, जिन्होंने भारत के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, एक संस्था का निर्माण किया था उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने, जिस संस्था का नाम था बिहार समाजवादी पार्टी।
कौन सा? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और इन्होंने ही कांग्रेस से अलग होकर के एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कौन पार्टी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में, और लड़ाई जम करके लड़ा और फिर आया, फिर आप लोगों को पढ़ना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में अंतिम वायसराय के पद पर यही था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आ गया। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का योजना लाया था, इसलिए है ना लॉर्ड माउंटबेटन को ही हम लोग कहते हैं मन बाटन योजना। क्या कहते हैं? मन बाटन योजना। समझे कि नहीं? मन बाटन योजना, इसी को कहा जाता है डिक्की बर्ड योजना। क्या बोला जाता है? डिक्की बर्ड योजना। 3 जून 1947 को याद रखिएगा, 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ कि यहां इधर से इधर पाकिस्तान होगा, इधर से इधर इंडिया होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत स्वतंत्रता, भारत को अब स्वतंत्र कर देना है, इसके लिए अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। प्रधानमंत्री उस समय क्लाइमेन एटली थे। कहां के? ब्रिटेन के। हम लोगों का शासन कहां चलता था? ब्रिटेन से चलता था, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री क्लाइमेन एटली ने ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया था। 18 जुलाई वे अपने संसद में, ब्रिटेन के संसद में 18 जुलाई को है ना, ब्रिटेन अपने संसद में है ना यह पारित करवा लेता है कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे। कब? 18 जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। भारत आजाद होगा, इसको पारित करवा लिया प्रधानमंत्री क्लाइमेन एटली ने ब्रिटेन के संसद में। और 14 अगस्त 1947 को हम लोगों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। समझ में आ गया? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद। बोलिए प्रेम से भारत माता की वंदे। भारत आजाद हो गया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? अब समझ लीजिए, हम इतना क्या कर रहे थे? मोबाइल समाप्त होने वाला था, बैटरिया इसका, समझे कि नहीं? यहां तक हो गया। अब देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद। समझ में आ गई बात? किस तरह से आजाद हुआ इसको लिखना पड़ेगा ना। हो मजा आया? भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर समाप्त कर दिए, अब जो है तो खाली पढ़ाना है, पढ़ते जाएंगे, है कि नहीं? वर्धा अधिवेशन में, कहा? वर्धा अधिवेशन में किस मैदान में? ग्वालियर टैंक के मैदान में। ग्वालियर टैंक के मैदान में, टैंक के मैदान में जुलूस को क्या कर रहे थे? जुलूस को क्या कर रहे थे? जुलूस को नेतृत्व कर रहे थे। जुलूस को नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व के दौरान क्या कहा इन्होंने? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। क्या कहा इन्होंने? भारत छोड़ो। इन्होंने भारतीयों के लिए क्या कहा? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। किस क्या चीज का नारा दिया था? करो या मरो, है ना। अंग्रेजों ने, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने जीरो ऑपरेशन चला दिया। कौन ऑपरेशन? जीरो ऑपरेशन। जीरो ऑपरेशन चला करके क्या किया? सब नेता को, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सबको क्या कर लिया? सबको गिरफ्तार। सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार। जीरो ऑपरेशन चला करके सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार। समझे कि नहीं? जयप्रकाश नारायण जेल तोड़ करके भाग गए। जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर क्या हो गए? जेल तोड़कर भाग गए। कहां? नेपाल। कहां भाग गए? नेपाल। और नेपाल में ही उन्होंने क्या किया था? वहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा, समझ में आ रही है बात? संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने क्या किया? देखिए ध्यान से, उन्होंने जो है संस्था की स्थापना किया, बिहार समाजवादी पार्टी। क्या चीज का? बिहार
समाजवादी पार्टी कब? 1931 में। कब? 1931 में। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब किया? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया 1934 में। कब किया? 1934 में किया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और तब हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन।